12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाग कितना में है? मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? भाग कितना को मैग्ना कार्टा कहा जाता? भाग 3 को मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? महाधिकार पत्र। क्या होता है? महाधिकार पत्र होता है। महाधिकार पत्र होता है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? महाधिकार पत्र होता है। अब देखो, तुम सबको हम बताए थे कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, जिसमें से हम तुम सबको अभी बताए हैं 12 से लेकर 18 तक, जिसमें हम बताए हैं अनुच्छेद 12 में जो है इसमें राज्य का परिभाषा बताए। क्या बताए हैं? राज्य का परिभाषा। और अनुच्छेद 13 में बताए हैं मौलिक अधिकार का अल्पीकरण या सीमित होने से बचाना। मौलिक अधिकार को अल्पीकरण होने या सीमित होने से बचाना, यानी कि मौलिक अधिकार का संरक्षण। अनुच्छेद कितना में है? 13 में। और 14 में बताए थे समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर कितना तक है? 18 तक। 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। और 15 में तुम सबको बताए हैं कि लिंग, वंश, जाति, जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और 16 में बताए थे लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता। और 17 में बताए थे अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का चर्चा अनुच्छेद कितना में बताए थे? 17 में। और 18 में बताए थे उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अनुच्छेद कितना में बताए थे? 18 में। अब हम सबको जानना है स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे कि समानता का अधिकार 14 से 18 था, ठीक उसी प्रकार से एक उसमें से आता है स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद जैसे कि हम लिख देते हैं यहां पर, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितना से लेकर कितना तक है? 19 से लेकर 22 तक। 19 से लेकर 22 तक इसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। अब देखो, अब एक बात तुम सबको हम बताए थे कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो उस समय जब 352 लागू होता है तो उसमें से एक अनुच्छेद जो बताए थे 358 अपने आप लागू हो जाता है। तो उसमें से हम बताए थे कि 19 जो अनुच्छेद होता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो होता है ये निलंबित हो जाता है। क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के अलावा और भी कोई अनुच्छेद जिसमें कि मौलिक अधिकार हो उस सबको अगर लागू करना है तो 358 के अलावा एक और अनुच्छेद को लागू करना पड़ता है, जो अनुच्छेद है कौन? 359। इसी में तुम सबको हम बताए थे पत्नी और साली के एग्जाम्पल देके बताए थे ने। तो 359 कब लागू होता है? मतलब 359 लागू करने का मतलब है कि मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद 19 है उसके अलावा और कोई भी मौलिक अधिकार को निलंबित करना है तो उस सिचुएशन में 359 लागू होता है। 359 लागू होता है। और तुम सबको ये भी बात बताए थे कि राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो 3 सिचुएशन में लगता है।
पहला तो है बाह्य आक्रमण, दूसरा है युद्ध की स्थिति और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह के जब सब मतलब कि प्रारंभ में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति कहा जाता था। सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर पहले जो है इसको क्या कहा जाता था? आंतरिक अशांति। इसको 44वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे अशांति, आंतरिक अशांति के स्थान पर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह। अब देखो, अब एक होता है अनुच्छेद 356। कितना होता है? अनुच्छेद 356, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन। तो देखो, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो इस दौरान जो होता है हमारा मूल अधिकार जो होता है वो निलंबित नहीं होता। जैसे एक बताए थे 360 और 352, ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ये राष्ट्रपति शासन, और ये होता है द्वितीय आपातकाल। हमारा मूल अधिकार जो होता है वो निलंबित जब होता है, ये सिर्फ और सिर्फ 352 जब लागू होता है राष्ट्रीय आपातकाल, तभी हमारा जो है मूल अधिकार निलंबित होता है। अदरवाइज जब 356 लागू होता है या 360 लागू होता है तो इस सिचुएशन में जो होता है हमारा मूल अधिकार जो होता है निलंबित नहीं होता है। इसमें से भी जो 3 सिचुएशन आता है उसमें से एक बाह्य आक्रमण और एक सशस्त्र विद्रोह, ये 2 आधार पर जब ये राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया जाता है तो उस सिचुएशन में जो होता है हमारा मूल अधिकार जो होता है निलंबित होता है। आंतरिक अशांति जिसे हम लोग कहते हैं सशस्त्र विद्रोह, उस सिचुएशन में जो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो उस सिचुएशन में हमारा मौलिक अधिकार जो होता है निलंबित नहीं होता है। तो इतना बात तुम सबको इसके अगले दिन समझा दिए थे, तो इतना बात समझ में आ गया। और एक तुम सबको ये भी बात बताए थे कि अनुच्छेद अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये सब के बारे में भी तुम सबको बता दिए थे कि ये जो अनुच्छेद है सिर्फ भारतीय लोगों को है, ये जो है सिर्फ भारतीय लोगों को है। और देखो, मौलिक अधिकार तो 12 से लेकर 35 तक है, इन सभी के अंदर क्या ये सब अनुच्छेद आता है? तो देखो, ये विदेशी नागरिक के नहीं है, सिर्फ भारतीय नागरिकों का है। लेकिन इसके अलावा जो भी आता है जैसे कि 14 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26, 27, 28, 32, ये सब जो है भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, यानी कि उसको भी ये प्राप्त है। इतना बात तो समझ में आ गलो। ये बहुत बार भी क्वेश्चन पूछल गलो कि मतलब सिर्फ भारतीय नागरिकों को इनमें से कौन कौन सा अनुच्छेद प्राप्त है। तो कौन है? 15, 16, 19, 29, 30। अब देखो, स्वतंत्रता के अधिकार, अब इसके बारे में जान लो। स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा जो है 19 से लेकर 22 तक है। कहां से लेकर कहां तक? 19 से लेकर 22 तक। अब देखो 19 से अनुच्छेद 19, अब देखो यही निलंबित होता है ना। अब देखो इसमें अनुच्छेद जो है 19 नहीं, देखो भाई यही मां कौन थी। अगो अब देखो अनुच्छेद 19 में प्रारंभ में इसमें हम लोगों को 7 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है।
प्रारंभ में अनुच्छेद 19 में इसमें जो है 7 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया था, लेकिन जैसे कि 19 के 1 का को, 19 का 1 का खो, 19 हो ऐसी लिखा हो, 19 का 1 का गो, 19 का 1 का घ, 19 का 1 का अग्री क्यों वो अणो, और 19 का 1 का चो, और कुछ हो 1 2 3 4 5 6, और 19 का 1 का 6 7 गो। देखो इसको अगर कर देते हैं A B C D E F G, इतने लोगों को, तो इसमें देखो अनुच्छेद 19 में इसमें जो है प्रारंभ में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया था। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 7 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया था, लेकिन इसको जो है 44वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा एक जो है अनुच्छेद को कौन को हटा दिया गया था? इसको हटा दिया गया था, अनुच्छेद 4 को हटा दिया गया था, और इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार। और अगर अनुच्छेद 31 देखा जाए तो इसमें भी क्या है? संपत्ति का अधिकार। इसमें भी क्या है? संपत्ति का अधिकार है। तो इसको भी क्या कर दिया गया था? निलंबित नहीं इसको किया गया था, इसको जो है मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार दिया गया। और मूल अधिकार और कानूनी अधिकार के बारे में तुम सबको हम बता दिए थे कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है, बता दिए थे ना। तो अब तुम सब बताओ कि अनुच्छेद 19 के 1 के ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, या इसी को इसमें भी कह सकते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, या इसी को क्या कहते हैं? प्रेस की स्वतंत्रता। यानी कि ये देखो, बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के कितना में है? क में है। बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में है? 19 में। बोलने की स्वतंत्रता जैसे कि आज जो है हम सब कहीं भी जाके बोल लेते हैं, ये जो है हमारा मौलिक अधिकार में दिया गया है, तभी में हम जाकर कहीं भी बोल देते हैं, कहीं भी जाके बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अब ऐसा नहीं बोलते हैं कि किसी से जो है विवाद हो जाए। अब ऐसा बात हमको, ऐसा मतलब कि शब्द को उच्चारण नहीं करते हैं या किसी के सामने नहीं बोलते हैं जिससे कि जो है लड़ाई झगड़ा हो जाए या किसी से विवाद हो जाए, उस तरह का बयान नहीं दे सकते। लेकिन कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता जो दिया गया है वो अनुच्छेद 19 के को में दिया गया है। प्रेस मतलब कौन सी होगा? जिसको मीडिया कहते हैं, उसको भी बोलने की इसलिए इसको बाद में जोड़ा गया था। पहले था इसमें बोलने की स्वतंत्रता और बाद में इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी जोड़ा गया है। तो देखो अनुच्छेद 19 के कोन में जो है बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद ख में क्या है? सभा करने की स्वतंत्रता। क्या है? सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि सभा करने की स्वतंत्रता यानी कि बिना हथियार के हम किसी भी जगह पर जाकर सभा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सभा कर सकते हैं या सम्मेलन कर सकते हैं। तो देखो बिना हथियार का ऐसा, देखो एक बात बताए थे तुम सबको, जलियांवाला बाग हत्याकांड बताए थे ने, कभी बताए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड। उस दौरान क्या हो रहा था कि बैसाख के पूर्णिमा के दिन था और एक अमृतसर में एक जलियांवाला बाग नाम के एक क्या था? बाग था। और उसी में जाकर एक जैसे कि दो अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक सैफुद्दीन किचलू
और एक सत्यपाल नामक व्यक्ति को जब गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इसी के विरोध इसी के विरोध में जाकर क्या कर रहा था, जलियांवाला बाग में जाकर एक जगह संगठित होकर बिना हथियार के वहां पर संगठन कर रहा था, यानी कि आपस में सब सभा कर रहा था। तो जैसे कि उस समय तो रौलट एक्ट कानून था, रौलट एक्ट में क्या था, उसमें माने कि शक के बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। अगर किसी को देखता था कि नहीं ये जो है हमारे खिलाफ जो है विद्रोह करने वाले हैं, तो उस सिचुएशन में जिस व्यक्ति पर शक जाता था तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसमें जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इसमें जो है निर्दोष महिला, बच्चा, बुजुर्ग जो है एक साथ संगठित होकर और जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है वहां पर जब इकट्ठा हो करके वहां पर सभा कर रहा था, और सभा कर रहा था तो इस बात की जानकारी जो है अंग्रेजी गवर्नर को लगा। जब अंग्रेजी गवर्नर को इस बात की जानकारी लगा कि भारतीय लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर हमारे खिलाफ विद्रोह करने वाले हैं, तो उसी समय जो था, उस समय वहां के जो था जनरल ओ डायर, क्या था, जनरल ओ डायर, और इससे जो बड़ा था जनरल आर डायर। कौन था? जनरल आर डायर। जनरल आर डायर ने जनरल ओ डायर को आदेश दिया कि जो सभा कर रहा था उसका जो है जाकर गोलियां बरसाए, यानी कि उसको जो है मारपीट करो, जैसे संभलता है उस संगठन को समाप्त कर दो। तो जनरल आर डायर ने जनरल ओ डायर को आदेश दिया था कि जाओ तुम इस संगठन को समाप्त कर दो, किसी भी तरह से समाप्त कर दो। तो जनरल ओ डायर ने अपने सैनिकों को यह बात कहा था कि जाइए अभी जो निहत्थे जो संगठन बना रहा है, संगठन कर रहा है, इस पर जाकर गोलियां बरसा दो। तो जाकर जनरल ओ डायर के आदेश पर जलियांवाला बाग में जितने भी निर्दोष जो है संगठन कर रहा था, इन सभी पर गोलियां बरसाया गया था। और गोलियां बरसाया गया था तो उसमें बहुत सारे निर्दोष जो है मारा गया था। और उसमें इस बात को भी कि इस बात भी कहा गया है उसमें कि उसमें एक कुआं था, कितना लोग जो है अपने जान बचाने के लिए उस कुआं में जाकर कूद पड़ता था। क्या पड़ता था? कूद पड़ता था। तो उस समय जो है चारों तरफ से जब पुलिस घेर कर 1650 राउंड जब गोलियां चला था, तो उसमें जो एक सरकारी रिपोर्ट आया था, एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था हंटर कमेटी। इस कांड को जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। और ये हंटर कमेटी अंग्रेजों को द्वारा बनाया गया था। और इसमें जो है हंटर कमेटी के द्वारा जो मृत्यु हुआ था, उसमें से जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारा गया था, ये जो है हंटर कमेटी में जब रिपोर्ट आया तो 379 गो को मृत्यु बताया। इस कि हत्याकांड में 379 गो को मृत्यु हुआ और लगभग 1000 से अधिक लोग घायल हुआ था। ये हंटर कमेटी बताया। लेकिन इससे जो है कांग्रेस या कह सकते हैं भारतीय लोग क्या हुआ था? असंतुष्ट हुआ था। जब ये असंतुष्ट हुआ था तो भारतीय तरफ से एक कमेटी बनाया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी, यानी कि हंटर कमेटी से भारतीय लोग संतुष्ट नहीं हुए थे। तो ये जो है भारतीय लोग या कांग्रेस कह सकते हैं, कांग्रेस या भारतीय लोग कह सकते हैं, ये अपना एक कमेटी बनाया और इसमें से देखा गया था तो कि बहुत सारे लोग मारा गया। 379 लोग से भी अधिक लोग मारे गए थे और लगभग 5000 से अधिक लोग घायल हुए। इतना लोग घायल हुए थे। तो देखो यही हुआ है सभा करने की स्वतंत्रता।
तो ये सब जानते, ये मतलब कि जब देख रहा है भारतीय लोग कि हमारे साथ क्या क्या अन्याय हुआ है, और इस तरह का अन्याय जो है जब भारत आजाद हो जाएगा तो इस तरह का अन्याय किसी भी मामले में किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको आगे के लिए देखते हुए ये बनाया गया है कि सभा करने की स्वतंत्रता इसको मूल अधिकार में डाल दो, ताकि ये इसका अगर हनन होगा तो ये डायरेक्ट निचली अदालत नहीं जाकर ये उच्च अदालत जा सकते हैं, क्योंकि ये इसका मौलिक अधिकार है सभा करने का। इस सबको देखते हुए ये बनाया मौलिक अधिकार में रखा गया। जिस तरह से कल तुम सबको हम बताए थे कि जो छुआछूत जो था, लिंग वंश, ये सब जाति को लेकर जो भेदभाव करता है, ये सब पहले करते आ रहा था, तो इसी को देखते हुए ये बनाया गया है कि आगे चलकर ये सब जो है बाद में इस तरह का कोई काम ना करे, इस तरह का भेदभाव नहीं करे। इसलिए इसको जो है मूल अधिकार में रखा गया है। अगर इसका हनन होता है तो ये जो अगर निचली अदालत नहीं भी जाएगा, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर इसको क्या कर सकता है, बहाल करवा सकता है। और एक बात जान लो, ये जो मूल अधिकार है ये बाद योग है, बाद योग है। बाद योग कहने का मतलब वही हुआ है कि ये निचली अदालत ना जाकर ये सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते। बाद योग कहने का मतलब ये है, समझ गया ना, बाद योग है, यानी कि मौलिक अधिकार क्या है, बाद योग है। और एक देखो तुम सबको एक बता रहे हैं, एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, ये बाद योग नहीं है, बाद योग नहीं है। अगर देखो 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व जितने भी आते हैं उसमें से अनुच्छेद, ये सब जो है ये बाद योग नहीं होगा। अरे कि इसका अगर कोई राज्य मतलब कि कुछ करता है या कुछ भी उसके बारे में अनुच्छेद में करता है, जैसे कि कोई मान लिया जाए अनुच्छेद 47 में क्या है, मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध, मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध। तो देखो ये तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कोई राज्य चाहेगा कि हम मादक द्रव्यों पर रोक लगाएंगे, या कोई चाहेगा राज्य कि हम मादक द्रव्यों पर रोक नहीं लगाएंगे, ये तो उसका मर्जी है। लेकिन इसके खिलाफ क्या मतलब कि हमसे मतलब कि जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कि हमारे यहाँ जो है दारू बंद नहीं हो रहा है। जैसे कि आप आज ही देख लो, बिहार में दारू बंद है, यूपी में देखो खुला दारू है। तो ये मौलिक अधिकार में जब नहीं आ रहा है राज्य के नीति निर्देशक तक, तो इसके खिलाफ क्यों हम जाएंगे कोई कोर्ट में बहाल करवाने के लिए, वो नहीं जा सकते हैं। और जाएगा तो उसका कहना नहीं मानेगा, लेकिन जो मौलिक अधिकार है उसको मानेगा। अगर हमारा मौलिक अधिकार सभा करने की जो स्वतंत्रता है, अगर हम सभा कर रहे हैं, अगर कोई इस पर प्रतिबंध लगाता है तो हम इसके खिलाफ जो है कहां जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, अदालत जा सकते हैं इसको बहाल करवाने के लिए कि देखिए हमको सभा करने से रोक रहा है, इस पर प्रतिबंध लगा रहा है। तो सभा करने की स्वतंत्रता कितना में है, अनुच्छेद 19 के ख में। बताओ बताने आपको, चलो 19 के 1 के गो या सी, इसमें क्या है, झंडा फहराने, सभा या समिति करने की स्वतंत्रता, संगठन या समिति बनाने की स्वतंत्रता जो है ये कितना में है, या समिति बनाने की झंडा फहराने की स्वतंत्रता लो। चलो उसी में आ गया होगा झंडा फहराने की स्वतंत्रता। तो देखो संगठन या समिति बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के गो या सीधे कह सकते हैं, और अनुच्छेद घो या इसको क्या कर सकते हैं, डी में, इसमें क्या है, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने या फिरने की स्वतंत्रता। यानी कि हम आज यहाँ हैं, हमको जब मन कर रहा है कि हम जाएंगे मनाली घूमने, दिल्ली घूमने जाएंगे, मुंबई घूमने जाएंगे, तो इस पर जो है हम लोगों की स्वतंत्रता जो देता है ये अनुच्छेद कितना में है, 19 के डी में है। क्या है, 19 के डी में है, 19 के डी में है, यानी कि घूमने फिरने की स्वतंत्रता।
आप मतलब स्वतंत्र रूप से भारत के अंदर कहीं भी घूमने की जो स्वतंत्रता देता है वो अनुच्छेद 19 के डी में। तो यहां पर लिख देते हैं घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। तो घूमने की स्वतंत्रता कहां किसमें है? 19 के डी में। अब बताओ 19 के ई में क्या है? किसी स्थान पर बसने की स्वतंत्रता। देखो इसमें कह रहा है 19 के ई में मतलब एक स्थान, जैसे हम बिहार में रह रहे हैं, मेरा मन किया कि हम यहां से मतलब अपने संपत्ति को बेच करके किसी दूसरे राज्य या दूसरे शहर में बसने के मन है तो वहां हमको बसने की स्वतंत्रता है। जैसे कि मान लिया जाए हमको यहाँ नहीं रहने का मन है, हमारा रहने का मन है जम्मू कश्मीर में, तो हम यहाँ से जा करके वहां पर जमीन खरीद करके या किराया लेकर किसी भी तरह से वहां पर हमको रहने का मन अगर कर रहा है तो हम वहां पर जाकर बस सकते हैं, रह सकते हैं। ये हमारा जो है मौलिक अधिकार में आता है और मौलिक अधिकार 19 के ई में है। समझ में आ रहा है? 19 के ई में जो है एक स्थान से भारत के अंदर एक जगह से दूसरे जगह पर बसने की जो स्वतंत्रता देता है वो अनुच्छेद 19 के कितना में है? ई में। और अनुच्छेद 19 के एफ में क्या था? ई में था, एफ में था, इसमें था संपत्ति का अधिकार था। इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार था। लेकिन इसको क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया। और एक है जी, और ये जी जो है इसमें क्या है? व्यापार करने की स्वतंत्रता। व्यापार करने की, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। देखो तुम सबको हम एक इससे पहले भी बताए थे कि व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है ये मौलिक अधिकार में आता है। और मौलिक अधिकार में जब आता है तो ये 19 के जी में है। कितना में है? 19 के जी में है। या कभी कभी ये दे देता है 19 के एफ में। समझ गया? जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता होता है, लेकिन ये जान लो ये जो है एक इसमें जो मूल अधिकार में जो 7 वो था उसको एक संपत्ति का अधिकार जो था उसको निरस्त कर दिया गया। अब देखो व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता में इससे क्या है? इसमें देखो हम लोगों को क्या करना है? जैसे कि मेरा मन है व्यापार करने का, तो व्यापार तो बहुत प्रकार के होता है कि नहीं? व्यवसाय करने का बहुत, जैसे बहुत बड़ा बिजनेस करता है या कोई भी व्यापार बहुत तरह के होता है। ये सब तो आप लोग समझते ही होंगे, समझ रहे हैं ना? व्यापार करने का तो देखो व्यापार उसी चीज को कर सकते हैं, व्यापार उसी चीज को कर सकते हैं जो कानूनी है, ऐसा नहीं जो भारत सरकार जिस चीज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है उस चीज को आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। जिस चीज पर भारतीय सरकार प्रतिबंध लगा दिया गया है उस चीज को आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। आप व्यापार उसी चीज को कर सकते हैं जो भारतीय सरकार यानी कि कानूनी रूप का हो। जो चीज कानूनी हो उसी चीज को व्यापार कर सकते हैं। अब तुम सबको अगर व्यापार करने का छूट दे दिया है, अब ऐसा तुम सब नहीं करोगे कि हम लोगों को व्यापार करने की छूट है तो हम जो है ड्रग्स बेचेंगे, दारू बेचेंगे बिहार में। मतलब कि और जो जिस तरह जो होता है जैसे कि दास प्रथा जो पहले था और ये जो प्रचलन में था और इस चीज को हम मानव व्यापार करेंगे तो जो इस चीजों पर जो सरकार बैन लगा दिया है तो इन चीजों को हम व्यापार नहीं कर सकते हैं।
अब ऐसा नहीं कि ड्रग्स का व्यापार हम कर रहे हैं और इस पर कोई मतलब कि जब इसको जो है सरकार मना कर रहा है, प्रशासन मना कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे कि ये जो है हमारा मौलिक अधिकार है व्यापार करने का, आप इस पर हमको प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। तो प्रतिबंध उसी चीज पर नहीं लगाएगा जिस पर कि सरकार प्रतिबंधित नहीं लगाया गया। समझ में आ रहा लोगों? तो वैसे चीज को व्यापार हम लोगों को नहीं करना है जिस पर कि सरकार बैन लगाया है, यानी कि सरकार के द्वारा जिस चीजों पर बैन नहीं लगाया है उन्हीं चीजों को हम व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद कितना में है? 19 में। कभी कभी ऐसा दे देता है व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में? डायरेक्ट दे तो 19, 20, 21, 22, 23। तो मारना है कितना में? 19 में। अब कह देगा बोलने की स्वतंत्रता तो 19, 20, 21, 22 दे तो कितना मारना है? 19 में मारना है। अगर देगा इसे पोख हो करके तब ये सब देखना, समझ गया? पोख हो करके देगा, ABCD करके देगा तब मतलब कि ये सब देखना है। ऐसे तो ज्यादा इसी तरह से पूछ दो कि अनुच्छेद 19 में क्या है, जिसे दे देगा बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में? 19 में। और व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता 19 में। तो ये अनुच्छेद 19 समझ में आ गए? मिटा दियो अगरा। देखो एक डिटेल से सब नोट में दे नको और बढ़िया से पढ़ लिया, समझ गए? यहाँ खाली हम समझा दियो तोरा के जितना को सब किताब में दे नको, नोट्स भी भैया बनैले नोट से भी पढ़ लिया, समझ गए? हम खाली यहाँ पर तोरा के समझा देंगे। चलो अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है? दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। देखो दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण में क्या है? इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति अपराध किया है, कोई व्यक्ति अपराध किया है और वह उस अपराध में वो दोषी साबित हो गया है। कोई व्यक्ति अपराध किया है और उस जो अपराध किया है वो अपराध में उस व्यक्ति को दोषी साबित कर दिया गया है। जब दोषी साबित कर दिया गया है तो उसको तो गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं? जब उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको भी संरक्षण दिया जाता है, यानी कि दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए भी उसको संरक्षण चाहिए। क्या चाहिए? संरक्षण चाहिए। तो दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण जो है ये अनुच्छेद कितना कहता है? 20। तो दो सिद्धि के विरुद्ध जो संरक्षण है ये अनुच्छेद 20 कहता है। और इसमें जो सिद्धि में कितने प्रकार की जो है इसको स्वतंत्रता दिया जाता है? दो सिद्धि में ये 3 प्रकार के इसको संरक्षण दिया जाता है। 3 प्रकार का दिया जाता है। अब 3 प्रकार के वो कौन कौन सा है? नहीं पता को 3 प्रकार के कौन कौन को? दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसमें जो है उस अपराधी में वो दोषी साबित हो जाता है तो उसके लिए भी उसको संरक्षण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? संरक्षण दिया जाता है। चलो इसको इतने रहे दो। दो सिद्धि के विरुद्ध दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। इतना खाली याद रखना क्योंकि दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसके लिए भी उसको संरक्षण दिया जाता है। ये अनुच्छेद कितना है? ऐसे लिखा दो सिद्धि हो गलो ना, दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। ये अनुच्छेद कितना कहता है? 20। और 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कितना है? अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या है? किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता। क्या है? जीवन जीने की स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता है। यानी कि इसको एक एग्जांपल देते हैं कि कोई भी व्यक्ति जैसे कि डिप्रेशन में जाता है और वो मरना चाहता है, तो अगर इस बात की जानकारी लगता है, तो जब जानकारी लगता है प्रशासन को, तो इसको जो है अच्छे से जांच करता है, और जब अच्छे से जांच करता है तो उसको जांचने में जब जुट जाता है तो इसको पता लगाता है कि इसका अगर वो भी उसका मृत्यु हो गया है, तो अगर उस प्रशासन को पता चल जाता है तो इसको पूरी तरह से जांच करता है कि इसका मरने का कारण क्या है, आखिर क्या ऐसा स्थिति आ गया जो कि इसको मरने पर मजबूर हो गया। मतलब पूरी तरह से जांच किया जाता है, और जो उसको मरने के लिए जो मजबूर किया जाता है, अगर इस बात को पता चल जाता है तो जो उसको मजबूर किया है उसको जो है सजा मिलता है। अगर कोई मरने के लिए तैयार होता है या फांसी लगाता है और किसी कारणवश अगर वो बच जाता है और इस बात की जानकारी अगर प्रशासन को लगता है, जब प्रशासन को इस बात की जानकारी लगता है तो उसको पूरी तरह से जांच करता है, और जांच करता है तो जांच करने के बाद उसको भी सजा सुनाता है। नहीं भी मतलब कि मरने की कोशिश करता है, अगर नहीं मरता है तो अगर प्रशासन की इस बात की जानकारी लग जाता है तो उसको जो है पूरी तरह से जांचता है कि आप जो है क्यों मतलब कि आत्महत्या कर रहे थे, आपको भी जीवन जीने की स्वतंत्रता था, आप ऐसा क्या हो गया जो कि मरने पर मजबूर हो रहा है। मतलब कि अगर बच जाता है तो फिर उसको भी मतलब कानूनी तरीके से गुजरना पड़ता है। जो मतलब हमारे कानून में जो प्रावधान किया गया है, अगर बच जाता है वो व्यक्ति जो मरने के लिए करता है तो उसको भी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जो भी होता है उस कानून प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात जो कह रही है, ये कितने अनुच्छेद में है? 21 में। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण में इसमें कहा गया है अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको यह अधिकार होता है कि जो गिरफ्तार कर रहा है उससे ये पूछ सकते हैं कि आप हमें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, यही नहीं, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि हम उससे पूछ सकते हैं कि आप हमें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर वो जुर्म किया है, उसको गिरफ्तार किया है, उसको जो है थाने ले गया है, तो उस थाने में जो गिरफ्तार हुआ है व्यक्ति, उस व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जो है न्यायालय में 24 घंटा के अंदर उसको प्रस्तुत करना होता है, और उसमें से टाइम जो होता है 24 घंटा में जो यातायात का समय होता है उसको छोड़कर मतलब कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसको 24 घंटा के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करता है, यातायात के समय को छोड़कर। जैसे कि कोई व्यक्ति को यहां से गिरफ्तार किया, यहां से थाने ले गया, थाने में उसको एक दिन रखा, एक दिन रखने के बाद उसको 24 घंटा के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया, तो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया, मान लिया जाए उसको 30 घंटा में प्रस्तुत किया, 30 घंटा में उसको प्रस्तुत किया, या 25 घंटा में प्रस्तुत किया, 27 घंटा में प्रस्तुत किया, तो वो जो है जब न्यायालय में प्रस्तुत उसको करता है तो वो अगर मान लीजिए हम उसको खिलाफ अगर आवाज उठाएंगे कि हमको जो है आप 24 घंटा के अंदर हमको प्रस्तुत करना था, आप हमें 30 घंटा में क्यों प्रस्तुत किए,
तो वो अपना बयान ये दे सकता है कि जब हम इस मतलब गिरफ्तार जो जिसको किए हैं इसको जब हम ले जा रहे थे तो यातायात के समय में 4 घंटा बीत गया है। ये तो वो कह सकता है कि नहीं? कह देगा कि ये जाम लगा हुआ था, यहाँ ट्रैफिक जाम हुआ था इसलिए यहाँ पर 2 घंटा लग गया, ट्रैफिक वहां पर जाम था तो वहां 2 घंटा लग गया, इसलिए हमको इस व्यक्ति को लाने में 24 घंटा से अधिक लग गया। कह सकता है कि नहीं? तो इसलिए इसमें कहा गया, प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 22 में क्या था? इसमें गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को यह अधिकार होता है पूछने का कि आप हमें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। और जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको न्यायालय में 24 घंटा के अंदर क्या होता है? प्रस्तुत करना होता है। तो ये अनुच्छेद 22 कहता है। तो अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। ये हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर क्या 20 तक हो गया? 22 तक हो गया है नहीं? हो गया। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किस चीज की चर्चा है? स्वतंत्रता की चर्चा है। समानता की चर्चा समाप्त कर दिए थे 14 से लेकर 18 तक, और स्वतंत्रता की बात आया तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर 22 तक है। और 19 से लेकर 22 तक की जो चर्चा है 19, 20, 21, 22 में क्या क्या है उसके बारे में भी जानकारी दे दी है। जानकारी दे दी है इन्हें। तो स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो गया है। चलो अब क्वेश्चन विचार वो करते हैं, कुछ बताना है। बता लो जो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 20। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21। जीवन जीने की स्वतंत्रता 21। कितना में है? 21। और व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। और बताओ बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। चलो अब इतना समझ में आ गलो ने? इतना समझ में आ गलो। इसको निकाल दो। चलो इतना समझ में आ गया है तो इससे आगे क्या है? अब शोषण के विरुद्ध संरक्षण। चलो इसको मिटा देते हैं। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद कितना से लेकर कितना है? कैसे? शोषण के विरुद्ध संरक्षण। शोषण के विरुद्ध संरक्षण की चर्चा जो है अनुच्छेद कितना से कितना तक है? 23 से लेकर 24 तक। शोषण के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद कितना से लेकर कितना तक है? 23 से लेकर 24 तक। अब देखो अनुच्छेद 23। अनुच्छेद कितना है? 23। अनुच्छेद 23 में क्या कहता है? फिर से बोलो। बलात्कार या मानव दुर्व्यवहार पर निषेध। मानव दुर्व्यवहार या बलात्कार पर निषेध है। मानव दुर्व्यवहार या बलात्कार पर निषेध। इसका कहने का मतलब है कि मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति है,
वो जो व्यक्ति है कोई किसी के काम किया है, बेगार मतलब समझोगे कोई लोग, काम करा लेना, पैसा दूसरा ही भेजा देना मांगे, काम जैसे हम कराए हैं और दूसरा ही पैसा भेजा दिए मांगे, या तो काम करा लिए है उसको पैसा नहीं दिए, वो हुआ बेगार। बलात् या बेगार पर निषेध जो है अनुच्छेद कितना में है? 23 में है। बलात् या बेगार पर प्रतिषेध या निषेध अनुच्छेद कितना में है? 23। तो क्या है बलात्? बलात् या बेगार पर प्रतिबंध अनुच्छेद कितना में है? 23 में। बलात् या बेगार पर प्रतिबंध अनुच्छेद कितना में है? 23 में है। अब अनुच्छेद 124 है। 24 में क्या है? अनुच्छेद 14 में जो है इसमें कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मतलब कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा हो उसको जो है किसी भी रसायन फैक्ट्री या कल कारखाना में मतलब कि काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। किसी भी व्यक्ति को जो 14 वर्ष से कम उम्र के है उस व्यक्ति को किसी रसायन फैक्ट्री या कारखाना में मतलब कि काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। काम करने पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी रसायन फैक्ट्री या कल कारखाने में प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद कितना में है? 24 में। तो अनुच्छेद 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी रसायन फैक्ट्री या कल कारखाने में काम करने पर निषेध या प्रतिबंध। अनुच्छेद कितना में? 24 में। 23 में बलात् या बेगार पर प्रतिबंध। बलात् या बेगार पर प्रतिबंध अनुच्छेद कितना में? 23 में। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी रसायन फैक्ट्री या कल कारखाना में प्रतिबंधित अनुच्छेद कितना में है? 24 में। तो देखो 12 से लेकर 24 तक अनुच्छेद आज हो गलो ने। पहला तुम सबको बताए थे समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार में या मूल अधिकार में कुल वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें से हम लोगों ने 3 प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ ली है। पहला समानता का अधिकार जिसकी चर्चा 14 से लेकर 18 तक था। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार जिसकी चर्चा 19 से लेकर 22 तक था। और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसकी चर्चा 23 से लेकर 24 तक है। इतना तक समझ में आ गया ने? चलो एक बार में बोलो तो अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य का परिभाषा। अनुच्छेद 13 में या कह सकते हैं इसको मौलिक अधिकार का संरक्षण। मौलिक अधिकार का संरक्षण। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण इसमें जो है ये 2 प्रकार के होता है। विधि के समक्ष समानता और एक होता है विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता जो है ब्रिटेन से लिया गया है, इस बात को भी याद रखना। और विधि के समान संरक्षण जो है यूएसए से लिया गया है, यानी कि अमेरिका से लिया गया। विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता जो है ब्रिटेन से लिया गया है और विधि के समान संरक्षण जो है ये अमेरिका से ली। इसमें से याद रखने वाली बात देखो कैसे है। हम सब जान रहे हैं
कि पूरे विश्व में जो है शक्तिशाली जो देश है वो अमेरिका है, तो ये संरक्षण जो देगा वो कौन देगा? अमेरिका देगा। और जो समानता की बात कहा गया है ये ब्रिटेन है। कौन है? ब्रिटेन है। इस सब को लेकर आग रख लेना, ताकि हम एक बार बीपीएससी के जब एग्जाम दे रही हो तो एक दुनू में से एगो कोई पूछ ले लो कि विधि के समक्ष समानता किससे लिया गया है, या उसमें होगा विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया। ये बीपीएससी के क्वेश्चन पूछा लो, समझ गलो ने। तो 14 अनुच्छेद में समझ में आ गलो ने। अब अनुच्छेद 15 में क्या है बोलिए ना। जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये अनुच्छेद कितना में? 15 में। 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी कि सरकारी नौकरी की बात इसमें कहा गया। सरकारी नौकरी की बात अनुच्छेद कितना में कहा गया है? 16 में। और 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद कितना में है? 17 में। और 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, यानी कि बिना भारतीय सरकार से पूछे हम किसी देश का उपाधि नहीं ले सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई मतलब दूसरे देश के सरकार हमें उपाधि प्रदान कर रहा है तो सबसे पहले हमें राष्ट्रपति से पूछना होगा, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति है। उनसे बिना पूछे हम किसी भी प्रकार के दूसरे देश का उपाधि धारण नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद कितना में है? 18 में। 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। प्रारंभ में स्वतंत्रता का अधिकार कितना था? 7 था। मतलब कि 7 था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 6 में देखो कौन कौन है बोल देते हैं। पहला में बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा में सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा में संगठन या समिति बनाने की स्वतंत्रता, चौथा में किसी भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें, यानी कि दिल्ली से बंबई घूमने का मन कर रहा है तो वह हम घूम सकते हैं, घूमने की स्वतंत्रता। और क्या है? 5वां में किसी भी स्थान पर, मान लीजिए हमको बिहार में मन नहीं लग रहा है, यहाँ हमको पसंद नहीं है, तो हम दूसरे राज्य में जाकर बस सकते हैं। भारत के किसी भी कोने में बसने की स्वतंत्रता जो देता है हमें, वो अनुच्छेद 19 के ई में है। और एक में जो था वो क्या था? संपत्ति का अधिकार, जो कि निरस्त कर दिया गया है। और 19 के जी में क्या है? व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 के जी में। अब एक आया अनुच्छेद 20 में क्या है? दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है और वो दोषी साबित हो गया है तो उसके लिए भी संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद कितना में? 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद कितना में? 21 में। 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। इसमें भी बताए थे अगर कोई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस व्यक्ति को यह पूछने का अधिकार है कि आप हमें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। 23 बालाट या बेगार पर प्रतिबंध, अनुच्छेद कितना में है? 23 में। 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी रसायन फैक्ट्री या कारखाने में काम करने पर प्रतिबंधित लगाया गया। अनुच्छेद कितना में? तो 12 से लेकर 24 तक अनुच्छेद आध हो गलो ने। अब बंद करो पहले।